नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। बात देश के सबसे बड़े प्रदेश की, बारी है उत्तर प्रदेश की। क्या है मूड? क्या योगी वापस आएंगे? क्या होगा अखिलेश और मायावती का एक बार फिर से बनेगा आने का चांस? ओवैसी कितने बड़े फैक्टर है? प्रियंका गांधी क्या करने वाली है? तमाम सवालों का जवाब अब यूपी के सर्वे में सामने आएगा और इसीलिए आपके सामने वो तमाम सवाल जो सबसे पहले हम सवाल पूछते हैं देश की जनता से, वो ये होता है कि बताइए अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं, यानी आप यूपी में बीजेपी सरकार के काम से कितना संतुष्ट है। ये सवाल जब पूछा गया तो जवाब क्या आया, जरा आप देखिए। यूपी में सरकार के कामकाज से 45% लोग खुश हैं, कम संतुष्ट 20% लोग हैं, असंतुष्ट 34% लोग हैं, कह नहीं सकते कहा जा रहा है 1% लोग, लेकिन बहुत संतुष्ट है, यानी बीजेपी को राहत की खबर यहां पर मिल रही है। 45% लोग कह रहे हैं कि हम तो संतुष्ट हैं। फिर हमने नाम लेकर पूछा कि बताइए योगी के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। जब यह सवाल पूछा, आंकड़ा आया बहुत संतुष्ट के नाम पर 44%, बस 1% कम संतुष्ट 18% लोगों ने कहा और असंतुष्ट है कहा 37% लोगों ने। कह नहीं सकते, मन नहीं बनाया, अभी कहने वाले 1% लोग हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी सरकार के कामकाज से, योगी आदित्यनाथ के कामकाज से 45 और 44% लोग जो है खुश नजर आ रहे, संतुष्ट नजर आ रहे। फिर हमने पूछा कि बताइए यूपी में विपक्ष के काम से आप कितना संतुष्ट है। विपक्ष यानी समाजवादी भी आ गई, बीएसपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई। जब हमने कहा कि आप कितना संतुष्ट है तो बहुत संतुष्ट कहने वाले आप देखिए 40% नजर आ रहे हैं, कम संतुष्ट कहने वाले 20% लोग नजर आ रहे हैं, असंतुष्ट है, सैटिस्फाइड नहीं है 34% लोग, कह नहीं सकते हैं 6% लोग। यूपी में विपक्ष के कामकाज से कितना संतुष्ट है, इसका आकलन ये बता रहा है कि 40% लोग अभी ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं विपक्ष के काम से। यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या हो सकता है, यानी किस मुद्दे पर जाकर यूपी की जनता वोट करेगी? भ्रष्टाचार 3%, बेरोजगारी 39%, ध्यान रखिएगा, महंगाई 26%, किसान वाला मुद्दा मत भूलिए, सबसे बड़ा फैक्टर राकेश टिकैत वहां पर बॉर्डर पर जाकर बैठ गए थे, पंजाब से पूरा मसला उठकर यहां आ गया था, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो 19% है, कोरोना 10% है, अन्य 3% है। यानी सबसे बड़ा मुद्दा आप भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो है उसको आप जोड़ दीजिए। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को अगर जोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है। फिर किसको कितने सीट परसेंट, किसको कितने वोट परसेंट जो है वो मिल रहे हैं ये आपको बताएंगे। उससे पहले मैं चाहती हूं कि जो उत्तर प्रदेश से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। अब तक आप जानते ही हैं प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अभिज्ञान प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, यशवंत देशमुख सी वोटर के डायरेक्टर हैं ही, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एमएच खान साहब प्रवक्ता है बीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव राय साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं, सैयद असीम वकार साहब प्रवक्ता AIMIM के जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव जी आपसे शुरुआत कर रही हूं कि जो विपक्ष है उसके कामकाज से संतुष्ट 40% और योगी के कामकाज से संतुष्ट लगभग 44% के आसपास नजर आ रहे हैं, इसमें भी योगी आगे दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, हाँ। अभी बहुत जल्दी है और पहली बात कि जब उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप देख रहे थे तो 40% लोग अगर विपक्ष के कामकाज से संतुष्ट हैं और जो आपने बेरोजगारी के 19% और बाकी के आंकड़े दिखाए, अगर सबको एक साथ रखा जाए तो निगेटिव फैक्टर ज्यादा होता है सरकार के अगेंस्ट। और बहरहाल मैं बिना किसी के इंटीग्रिटी पर या टेक्नोलॉजी पर या मेथोडोलॉजी पर सवाल किए हुए ये जरूर जानता हूं कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, जैसे पूर्व में इतिहास रहा है, मैं तो सी वोटर के साथ 2012 में भी बैठा था और एक ही स्टूडियो में हम दोनों लोग बैठे थे, तब भी कहा जाता था, फिर अभी बिहार का, महाराष्ट्र का, बंगाल का, पंजाब का, ये सब सामने उदाहरण है। तो जैसे जैसे चुनाव आएगा लोगों का आक्रोश बाहर आएगा। और आक्रोश क्या है अभी आपने मुझे नहीं पता, मैं चाहूंगा कि उसको संज्ञान लें, इसको फीडबैक के रूप में लें। आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार सिर्फ 3% का मुद्दा है। हाँ। भ्रष्टाचार की हालत ये है कि आज भी हमारे यहाँ, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे लूं, पूरे प्रदेश को ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करेगा। मऊ जिला जो है मेरा, हर गांव के पंचायतों के जो पैसे नाली, खड़ंजे, सड़क, हैंड पाइप, लाइट का है,
वो पूरे के पूरे पैसे निकाल लिए हैं। एक अखबार समाचार पत्र प्रमुखता से छाप रहा है, जांच शुरू हो गया है। मंत्री जी वहां आए और मंत्री जी आने के बाद नीचे के सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिए, ऊपर के अधिकारियों को छोड़ दिए। वहां आक्रोश है। इस समय रूबिका जी आपके भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश के सरकार के मंत्री और अधिकारी ऐसी कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन लगभग 450 स्कूलों में बिजली काट दी गई है क्योंकि बिजली का भुगतान नहीं है। तो जिसके बच्चे स्कूल में तड़प रहे हैं, गर्मी में क्लासेस शुरू कर दिया गया है, वहां अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि सी वोटर के जो आयोजक है इसका संज्ञान लेकर इसे दोबारा करें। मैं किसी की भी विद्वता पर या बहुत सारे सर्वे होने हैं, ये तो शुरुआती मूड है। पर सवाल उठाते हुए फीडबैक दे रहा हूं। राय साहब, ये तो शुरुआती मूड है जो अभी आगे और बढ़ते जाने वाला है। और मेरे ख्याल से यशवंत देशमुख ने आपका फीडबैक ले लिया होगा। 30 सेकंड में यशवंत जवाब दे दीजिए और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और बाकी तमाम आरोप लग रहे हैं, मैं चाहूंगी शांतनु जवाब दे, लेकिन 30 सेकंड यशवंत। देखिए, अगेन बात वही होती है कि सबसे बड़ा आपके जीवन में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, तो बेरोजगारी। अगर यही सवाल जब हम आज से 6 महीने पहले पूछ रहे थे, उस समय प्राण के लाले पड़े थे कोविड के कारण, हर कोई कोविड के हाहाकार को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहा था। आज इस समय बेरोजगारी और महंगाई बता रहा है। कल के दिन क्या बताएगा ये कल पता लगेगा। कल का हम प्रोजेक्शन तो नहीं कर सकता, हमारा ट्रैकर है। जो आज का मूड है हम आज बता रहे, कल जो मूड होगा हम बताएंगे ही बताएंगे, जैसे जैसे चीजें बदलेंगी। लेकिन इतना जरूर तय दिखाई दे रहा है पूरे उसमें कि जो अपोजिशन का हाल है वो वही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी के खिलाफ कोई एक कंसिस्टेंट तरीके से कोई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अभी तक भी कोई बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन अपोजिशन कर रहा है ऐसा दिख नहीं रहा है। ओके, मैं बहुत साफ तौर पे बोलना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अभी कल्याण सिंह जी नहीं रहे, जो सबसे बड़े नेताओं में से एक जिनकी सबको इज्जत करता है, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव जी के एग्रेशन या उनके काम का अगर 10% भी 1% भी प्रॉपरली अगर अभी की लीडरशिप समाजवादी पार्टी की अगर ग्रहण कर लेती और सारे जिले नाप रही होती लीडरशिप, तो ये नतीजे बिल्कुल उल्टे होते सपा के पक्ष। हाँ, तो कुल मिलाकर बात वहीं पर आ रही है कि विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल रहा है, बावजूद इसके कि बेरोजगारी 29% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा, 39% लोगों के लिए, महंगाई 26% लोगों के लिए और किसान 19%। यशवंत ने दिखाया 40% लोग विपक्ष के काम से संतुष्ट हैं। तो कहावत है ना कि आप कुछ न कीजिए तो कोई गलती नहीं होगी। तो विपक्ष ने 4.25 साल में कुछ किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी जो अभी राय साहब क्या कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी है, अरे 4 महीने में नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का। मुझे एक पॉइंट और सवाल ये है कि याद कीजिए कि 2007 में जब मायावती की सरकार बनी थी तो 2007 से 2012 के बीच में मुलायम सिंह ने क्या किया था, किस तरह से लड़ाई लड़ी थी, कितने लोग जेल गए थे, कितने लोगों को लाठी पड़ी थी समाजवादियों को। वैसा 4 साल में कुछ दिखाई दिया है क्या? पूरे कोरोना के दौरान अखिलेश जी कहीं बाहर निकले हैं क्या? ओके, राय साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन 30 सेकंड्स। अभी क्या नहीं, मेरा पॉइंट, बल्कि ये सही बात है जो 40% का पॉइंट है। मैं एक्चुअली तो यशवंत जी और प्रदीप जी दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे चूंकि सच में विपक्ष ने कुछ नहीं किया है, तो 40% लोग भी अगर सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं कि वहां पर ऑपोजिशन है। सवाल यही पूछा जा रहा था ना कि विपक्ष कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो अगर 40% लोगों को विपक्ष नजर आ रहा है तो ये मेरे हिसाब से बड़ी बात है, क्योंकि ग्राउंड पे सच में विपक्ष की बहुत कमजोरी आ रही है। ये विपक्ष किसकी वजह से नजर आ रहा है? ये 40% भी बहुत बड़ी हुई बात है। की वजह से या असदुद्दीन ओवैसी की वजह से? असीम वकार साहब। नहीं, बोल दूंगा, मैं बोल लूंगा। चलिए, हाँ चलिए कीजिए, बिस्मिल्लाह। हेलो, हाँ मैडम देखिए, जो सरकार में है वो तो सरकार ही कहलाएगा, जो विपक्ष में है अब उसके पास चाहे कोई विधायक हो ना हो वो विपक्ष में ही कहलाएगा। अब हो सकता हो मेरी बात मैं न समझा पा रहा हूँ, ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, सब काबिल लोग हैं माशाल्लाह से, मैं अपनी बात ही नहीं समझा पा रहा। देखिए, सरकार के लिए जो भी लोग सर्वे सरकार के लिए कर रहे हैं, सरकार भी सर्वे कराती है, उनके आंकड़े सरकार के पक्ष में होंगे। जो लोग विपक्ष के लिए सर्वे कर रहे हैं उनके आंकड़े अलग होंगे। लेकिन मसला सिर्फ ये है मैडम कि ये अभी 4-5 महीने बाकी हैं एमसीसी लगने में,
और हकीकत यह है कि जो 26% लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई है और बाकी लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पेट्रोल क्या उनको 60 रुपए लीटर मिल रहा है? क्या सरसों का तेल उनको आज भी 70 रुपए किलो मिल रहा है? अरे भाई, पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको महंगाई नहीं दिख रही है। सुनिए मैडम, अगर आप सर्वे कीजिएगा, आज की हालत बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में। एक बार थोड़ा बेसिक समझ लीजिए सर्वे का। प्राथमिकता क्या है ये पूछा है, ये थोड़ी कहा है कि महंगाई है कि नहीं आपके लिए। महंगाई तो सबके लिए है, लेकिन वो मुद्दा प्रायोरिटी पर है कि नहीं है। भाई, कई लोगों के लिए प्रायोरिटी पर किसान मुद्दा है, कई लोगों के लिए बेरोजगारी है, कई लोगों के लिए महंगाई है। अब ये इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि बाकी लोग मान ही नहीं रहे महंगाई है। नहीं मैडम, राइट यशवंत? एग्जैक्टली, ये गलत समझ मैडम, मैं रहे हैं। बताऊं आपसे, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा या सब सबसे बहुत बड़ी काबिल लोग आपकी बैठे परेशानी हैं। क्या है? वो कहने वाले सबसे ज्यादा लोग बेरोजगारी, महंगाई वाले हैं, किसान आंदोलन वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बेरोजगार है वो ये नहीं कह रहा है कि महंगाई उसके लिए मुद्दा नहीं है, ये कतई नहीं है। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, 40% जो अपोजिशन के आंकड़े हैं उसका भी बहुत क्लियरिटी है। वो विपक्ष देखने में एक 40% लग रहा है, लेकिन दरअसल बटा हुआ है। अगर ये अब कंबाइंड अपोजिशन के लिए 40% होता तो बीजेपी की रातों की नींद उड़ चुकी होती। लेकिन ये 40% में 15% मायावती है, 25% अखिलेश है, 5% कांग्रेस है या 2% कांग्रेस है। तो ये जो मामला है ना, ये बिखराव के कारण। तीसरी चीज, मैं बहुत ही संजीदगी से ये कहना चाहूंगा, समाजवादी नेता सबसे बड़े जो अभी तक हम लोग जिनको सबको पढ़ते हैं, जिनसे प्रेरणा भी सारे लोग लेते हैं, राम मनोहर लोहिया जी थे। और उनकी एक बड़ी फेमस लाइन थी कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और ये 5 महीने तक इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं अभी। और तो ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जी के जुझारू पने का, मुलायम सिंह जी की लड़ाई करने की ताकत का 1% भी इस समय समाजवादी पार्टी की लीडरशिप दिखा दे तो इस समय ये चेंज हो जाता है। ओके, असीम भाई एक सेकंड रुक जाइए। 2 खास मेहमान और एक बार फिर से एमएच खान और पंकज, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी गली है जहां पर पंकज पहुंचे ना हो और लोगों से बातचीत करके वहां का हालचाल ना जाना हो? पंकज, मैं अब चाहती हूँ आप ही से शुरुआत कर लूँ और उसके बाद एमएच खान साहब आपका भी रुक होगा, शांतनु आपका भी और असीम वकार साहब आपका भी। पंकज, अभी जो चर्चा कर रहे थे ना मैं यशवंत की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो 40% की बात कही जा रही है ना, उसमें सब लोग हैं, तो इसीलिए उस मुकाबले से देखेंगे तो विपक्ष बटा हुआ है। जैसे बंगाल की बात कही जा रही थी ना, वहाँ विपक्ष बटा हुआ नहीं। स्टूडियो में दे दीजिए बस। पंकज, मैं साथ में अपने पीसीआर से भी बात करना चाह रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे दोनों मेहमान नहीं सुन पाएंगे। हाँ पंकज, जारी रखिए बात। मैं ये यशवंत की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं कि यहाँ पर विपक्ष बटा हुआ है। वो जो 40% वाली बात हो रही है उसमें सब लोग हैं, इसीलिए बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। और दूसरी बात होती है ना परसेप्शन की। मैं 2 एग्जाम्पल लेना चाहूँगा रूबिका। जब कोविड हुआ योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद जैसे ही ठीक हुए 14-15 दिनों बाद वो तमाम ज़िलों में जाकर के वो इलाकों का दौरा करने लगे, इंतजाम देखने लगे। कोरोना की महामारी के दौरान उनकी बड़ी निंदा हुई थी। दूसरी बात अभी का आप देख लीजिए, यूपी के कई जिलों में बाढ़ है तो वो थोड़े से एक्टिव, सुपर एक्टिव दिखते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में अखिलेश यादव से भी सवाल हुआ था कि आप सब योगी आदित्यनाथ सवेरे 4 बजे उठकर काम करने लगते हैं, तो उन्होंने कहा था मजाक में ही कि हम तो उतने उससे भी पहले उठ जाते हैं, भजन करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ऑप्टिक्स बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में, तो उसमें ऐसा लगता है कि योगी एक्टिव मूड में दिखते हैं, मौसम में दिखते हैं। अभी आप थी रूबिका, शिवपाल यादव ने क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी में आजकल संघर्ष नहीं होता है। इन सब का बहुत असर पड़ता है और ये बातें मायने रखती है चुनाव में। हाँ, और जब बात हो रही है, एमएच खान साहब आप सुन रहे हैं, चर्चा अखिलेश यादव की हो रही है, मुलायम सिंह यादव की हो रही है, योगी आदित्यनाथ की हो रही है। बहन जी का नाम अगर लिया तो मैंने 2 बार लिया बस। कहाँ है मायावती जी? क्या सवाल किया आपने? कहाँ है मायावती जी? 4 बार की मुख्यमंत्री हैं आप, उनका कहाँ है मायावती जी? अच्छा, अरे क्या सवाल किया आपने? आप कह रहे विपक्ष बटा हुआ, विपक्ष बटा हुआ। अरे बहन मायावती जी कहाँ हैं? वो तभी होती हैं जब मुख्यमंत्री होती हैं, वरना नहीं होती हैं। ये जब 2022 में मुख्यमंत्री बन जाएंगी ना, तब फिर पूछिएगा कहाँ है मायावती जी। अरे ऐसे कैसे बन जाएंगी? आप बता रहे हैं विपक्ष बटा हुआ है, विपक्ष जरूर मान सकता हूं। अरे बन जाएंगी, जनता बनाएगी, जनता बनाएगी। हाँ, तो जनता के बीच में बनाएंगी, जनता बनाएंगी। हमारा संपर्क हो रहा है। विज्ञान आपको भाई, आपको नहीं दिख रही, जनता को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही है। देखिए
आप देखिए, खान बोलने साहब, नहीं आपको दीजिएगा तो कितनी आप दफा ही बोल दिखी? लीजिए, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा, बस आप इतना बोल बता लीजिए। दीजिए, नहीं, आपको कितनी दफा दिख गई? नहीं, आप 10 सेकंड नहीं दिया, 10 सेकंड नहीं दिया बोलने के लिए आपने, और टोका टाकी करने लगी आप। माफी ये अच्छा नहीं है। नहीं खान साहब, माफी। आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं टोकूंगी, बस कम मुझे से कम। इतना बता दीजिए कि आपने कितनी बार तो- देख लिया इस साल मायावती को नहीं 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 नहीं, जनता के बीच में? आप भाई, मैं कह रहा हूं आप जवाब दे, हमारे सवाल के जवाब दे। आप हैं, जनता हमारी जवाब दे। अरे विपक्ष बटा हुआ है, आप कह रहे हैं विपक्ष बटा हुआ, लेकिन जनता नहीं बटी हुई है। जनता एक है, जनता एक है जो महंगाई, भ्रष्टाचार सबके साथ एक साथ खड़ी होगी। अभी टिकट तो बंटने दीजिए, अभी ऐलान तो होने दीजिए, कौन किसके पाले में आता है, कौन किसके पाले में जाता है। एमएलए जो होता है कैंडिडेट, उसकी भी स्थिति होती है क्षेत्र में। अगर आप अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं है और उसके पास वोट की हैसियत नहीं कुछ है, तो भी वो हार जाता है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, किसी भी पार्टी का हो। अभी चुनाव आने दीजिए और टिकट बंटने दीजिए। अरे खान साहब, वो उधर मेरे एक और नहीं, ये MIM opinion के पोल ये प्रवक्ता साथी बहुत जल्दी है। खान साहब, मेरी बात बहुत सुनिए। जल्दी है, मुझे बहुत राजनीतिक जल्दी है, शास्त्र क्यों बहुत पढ़ाया जल्दी जा है। रहा है आप लोगों की तरफ से? मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, 2021 में मायावती जी लोगों के बीच में कितनी दफा दिखी है? मुझे आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आपको कितनी दफा दिखी हैं? भाई ये सवाल आप सवाल ये जो है, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकती, जनता मुझसे पूछ सकती है। अरे जनता मुझसे पूछ सकती है, जनता के बीच में हम हैं, बहन जी हैं। कोरोना के पीरियड में आपसे क्या नजर आई। पता, पूछने का पता। अच्छा, सबसे बड़ी ह्यूमन अरे ट्रेजेडी भाई, का जो पीरियड था, जनता उसमें सवाल कहाँ नजर आई? खान साहब, जनता सवाल पूछने आ गई तो आप जानते हैं ना, उनके जनता के ही बीच सवालों में को हम हम पूछते हैं, हैं भाई। जनता के बीच में हम हैं। उन्हीं के सवालों को पूछते हैं। कहिए कि भाई, मुझे हम नहीं पता जनता है। के बीच में खान हैं, साहब जनता बोल के दीजिए, मुझे प्रतिनिधि नहीं हम भी दिखी है, हैं। एक मर्तबा भी कह दीजिए नहीं ना। पता है हमें, मुझे पता है वो दिखती हैं, बराबर दिखती हैं। हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने जनता के बीच में रहती है वो। चलिए, खुद ही आपको मान नहीं लिया दिखता है तो दूसरे मैं क्या कर तीसरे सकता हूँ? हर दूसरे कोई तीसरे कटाक्ष महीने। करना चाहे तो कुछ भी कर सकता हाँ, है। तीसरे चौथे लेकिन हर महीने दूसरे दिखती हैं। महीने, हर तीसरे महीने, हर महीने नजर आती हैं। अब ये चौथे से हर हर दूसरे महीने, आ हर गई। एक महीने में उनका Honest admission. जनता के बीच में नजर आती हैं। आपकी ईमानदारी की हर कायल महीने है ही खान है, साहब। मैं हाँ। कह तो रहा हूँ। चौथे महीने से बाकी- तीसरे पर आई, तीसरे से दूसरे पर नहीं आई, नहीं, आप फिर आप कायल कीजिएगा होइए, कि हर दिन वो जनता के बीच में नजर कायल आती होइए, है। ठीक है, आप कायल जानना नहीं चाहेंगे वोट प्रतिशत क्या है, फिर उसके बाद शांतनु आपसे मैं बात करूंगी। लेकिन वोट परसेंटेज सुनिए, आप अरे ना, अल्लाह ना करे आपकी सेहत पर कोई असर पड़े। क्यों पड़े आपकी सेहत पर असर सर? लेकिन आपकी पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है नहीं जानना चाहेंगे? मैं बताती हूं आपको वोट प्रतिशत क्या है। अब जरा ये देख लीजिए, चुनावी मूड उत्तर प्रदेश का, यूपी में किसे मिल रहे हैं कितना वोट प्रतिशत, ये आपके सामने 403 सीटों का जब आकलन किया गया तो बीजेपी प्लस को 42% वोट मिल रहे हैं, पहले से ज्यादा है। समाजवादी पार्टी को 30% वोट मिल रहा है, बीएसपी के खाते में 16%, कांग्रेस के खाते में 5% वोट जा रहा है, और अन्य के खाते में देखिए कांग्रेस से ज्यादा अन्य के खाते में वोट प्रतिशत जो है वो आपको दिख रहा है। लेकिन ये सीटों में कैसे तब्दील होगा तो देखते हैं भाई, उत्तर प्रदेश में किसको मिल रही है कितने सीटें। सबसे पहले आपके सामने उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, और ये खुला पिटारा 259 से 267 सीटें बीजेपी प्लस को मिल रही है। समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरती हुई दिखाई दे रही है, 109 से 117 सीटें समाजवादी पार्टी को। बीएसपी डबल डिजिट में सिमट कर रह जाती है, 12 से 16 सीटें बीएसपी को, बहुत बहुत भारी नुकसान। कांग्रेस 3 से 7 सीटें अपने खाते में लाएगी, उससे ज्यादा सीटें तो अन्य के खातों में आपको मिल जाएगी, 6 से 10 सीटें। लीजिए आ गया है आंकड़ा, पहले से कम सीटें, लेकिन उसके बावजूद सरकार बन रही है बीजेपी की। ये कुछ बड़ी बातें, यूपी में बीजेपी बना रही है सरकार, बीजेपी को 250 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान, लेकिन पिछली बार से बहुत कम। नहीं देखिए, एक तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी का वोट इतना कम होगा, उनका कोर वोट है। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति मायावती करती हैं, वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगी, और ये सब लोग जानते हैं कि वो अपना वोट ट्रांसफर कराने की ताकत रखती है। प्रदीप जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं भी देख रहा था डाटा को, रूबी का ये पॉइंट आउट करना जरूरी है।
सीटों के नंबर्स आने के बाद समाजवादी पार्टी का वोट इस +6%, 6% वोट बढ़ रहा है, पिछले सिर्फ चुनाव से कर रहे हैं, और बीएसपी का 6% कम हो रहा है। तो जब हम लोग बात कर रहे थे बार बार कि भाई सर, लेकिन मुझे बस एक बात बता दीजिए, हाँ मुझे बस एक, आप दोनों एक बात बता दीजिए, आप जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं, यहाँ तो 3 लोगों में लड़ाई हो ही नहीं रही है, ये तो एसपी वर्सेस बीजेपी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो 3 लोगों में नहीं हो रही है, इसलिए बीएसपी का वोट बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो उसका कोर वोट है वो समाजवादी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, हो जाए तो चमत्कार होगा, अलायंस हुआ तब नहीं हुआ, तो अब शिफ्ट हो जाएगा। बीएसपी का अलायंस हुआ 2019 में, दोनों को 20% का वोट मिले। कि समाजवादी पार्टी का, सही कह रहे हैं प्रदीप जी, गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद, जो कि 5% से ज्यादा है, सीटें कोई उनकी उतनी नहीं है। बीजेपी नीचे भी आकर 250 के रेंज में है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यूपी में इस तरह की स्थिति को देखना। यशवंत देशमुख, फिर भी बीएसपी का ये पॉइंट सही है कि वो वोट कम होगा, लेकिन उसका कोर वोटर उसके साथ इंटैक्ट रहेगा, जो हर बार 12 से 14% के आसपास रहता है, वो नहीं जाने वाला है। यशवंत देशमुख, किसी तरह का कोई बदलाव आपको दिख रहा है? जो बात सब लोग कह रहे हैं दरअसल एक ही डायरेक्शन में कह रहे हैं, मुझे लग रहा है केवल वो हम लोग अलग अलग तरफ से देख रहे हैं, इसलिए हम लोग शब्द अलग प्रयोग कर रहे हैं। बीएसपी का कोर वोट ही है जो बीएसपी के पास में बचा है, जो बीएसपी से शिफ्ट हुआ है ये वैसा ही वोट है जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट से केवल बीजेपी को हराने के लिए ममता को शिफ्ट हुआ, ममता बनर्जी। तो ये कंसोलिडेशन जो है वो दरअसल माइनॉरिटी वोटर्स का लगभग कंप्लीट है इस समय समाजवादी पार्टी। और उसमें जो प्रदीप जी इशारा कर रहे हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में मायावती मुस्लिम उम्मीदवार चेहरे उतारती हैं तो वो नुकसान फिर समाजवादी पार्टी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल ये लग रहा है कि कंसोलिडेशन जो है बीजेपी के को हराने के लिए जो कंसोलिडेशन है वो माइनॉरिटी वोटर्स का, वो समाजवादी पार्टी के लिए कंप्लीट, साफ तौर पर जा रहा है, इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है। ठीक है, असीम वकार साहब, कम सीटें आ रही है लेकिन एक बार फिर से सरकार बन रही है बीजेपी की। जी नहीं, मैं तो बहुत मतलब शॉक्ड हूं कि आपको पूरी रिपोर्ट जो है वो यशवंत देशमुख साहब ने दी नहीं। वो एक फाइल दबाए रखे में उनसे लीजिए, वो उनके पास एक फाइल और है, उसमें मुख्यमंत्री किस दिन शपथ ले रहे हैं योगी जी, और कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिल रहा है वो भी यशवंत देशमुख जी डिसाइड कर चुके हैं। हम लोग तो यहाँ बेवजह बैठे हुए हैं। तो यशवंत जी से पूछिए, बता देंगे कि ये मंत्री बनेंगे, ये साहब जो हैं ये मंत्री बनेंगे, ये साहब ये मंत्री बन रहे हैं। ये यशवंत देशमुख साहब से सर्वे लीजिए ना, पता है, और आपको यशवंत देशमुख के बारे में सारी चीजें पता है, तो उससे बड़े 007 जेम्स बॉन्ड तो आप हुए ना भाई। मेरे नाम को इतनी बार बोलने से अगर उनको मदद मिल रही है तो मैं 108 मनके की माला देने को तैयार हूँ। सुबह शाम जपे मेरे नाम को और उनको सीटें और वोट उनके बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके पहले उन्होंने तमाम इलेक्शन, नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, और ये भी बोल दिया कि बिहार में मेरी बात वोटर अकेला था जो देशमुख साहब, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बंगाल में हम गलत थे, बंगाल में देशमुख साहब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अकेला था जो सही था, तो आप चतुर्दिक आप हमको ही देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं तो बुरा नहीं माना आपकी बात का। नाम होने का फायदा और नुकसान दोनों होता है हम लोग। और एक सेकेंड यशवंत देशमुख साहब, आपको अगर माला देनी है तो उसका नाम बदलिए, तस्बीह दीजिए और दुबई की तस्बीह दीजिएगा जिसमें 32 दाने हो, तब असीम वकार साहब जो है कबूल करेंगे। नहीं वकार साहब जी, जो कबूल कर लें, लेकिन अच्छा सुनिए, हाँ सुनिए, बात सुन लीजिए मेरी बात तो। अरे हाँ बताइए वकार साहब। अरे मेरी बात ही, आप देशमुख साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो कहा कि जो फाइल आप छुपा के रखे हुए आखिरी वाली मंत्रियों वाली वो भी दे दीजिए। मैं तो खुश हो रहा हूँ साहब। क्या मजाक बना के रखा है सर? ये मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार से जनता नाराज है, लेकिन हम लोगों को, विपक्ष को, जो अपना हमारा एजेंडा है, जनता का जो मुद्दा है, हमको उसको ऊपर लाना होगा, जनता को विश्वास में लेना होगा। चुनाव एंटी इनकम्बेंसी में नहीं लड़ना है। अगर एंटी इनकम्बेंसी में चुनाव लड़ गए तो हम नुकसान में रहेंगे। पूरी एनालिसिस में मैंने एक लाइन बार बार बोली है और आप ईमानदारी से और सच्चाई से मेरी एक लाइन का जवाब दे दीजिए। मैं अपनी सारी बातें, सारे सर्वे एक कोने कर दूं।
केवल सच्चाई से, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से एक बात का जवाब दो कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अगर इस सिचुएशन में होते तो जितनी मेहनत, जितनी मशक्कत करते, अभी की समाजवादी पार्टी की लीडरशिप नेताजी की मेहनत के मुकाबले कितनी मेहनत कर रही है? केवल इतनी बात का जवाब दीजिए। आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। वो तो कहेंगे नहीं नहीं, राजीव राय को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। वो तो कह चुके हैं पहले यशवंत देशमुख कि हम तो सिर्फ AIMIM को जिताना है। जनता बनता, दूसरी पार्टी, विपक्ष, कांग्रेस, बीजेपी, कोई मतलब नहीं है उनको, सिर्फ AIMIM से मतलब है। और वो मुद्दा भी ऐसा चुनेंगे जो टीवी पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, जो बंद कमरों में डिस्कस। आप समझ ही नहीं रहे, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। अकेले यही थोड़ी जेम्स बॉन्ड है, हम भी यहाँ पर हैं। बहरहाल, कौन होगा सीएम की पसंद? वकार साहब ने अभी उत्तर प्रदेश में जो हमने मंथन किया था, चिंतन किया था तमाम बड़े नेताओं से, तो वकार साहब कह रहे थे कि सीएम जो है वो AIMIM का होगा, डेप्यूटी सीएम जो है वो भी एक मुसलमान होगा। देखिए जरा क्या कह रही है जनता जब उनके सामने रखा गया चेहरों का पूरा जाल। कौन सा बड़ा चेहरा उभर कर आया? 40% लोगों ने ठप्पा लगाया योगी आदित्य के नाम पर, 28% लोगों ने ठप्पा लगाया है अखिलेश यादव के नाम पर। मायावती को पसंद करने वाले 15% लोग, वही उनका जो कोर वोटर, और उसके बाद 3% लोग अगर प्रियंका गांधी को सीएमशिप के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो 3% लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। और बाकी अन्य के खाते में आप देख लीजिए 12% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। 2% जो है वो जयंत चौधरी के भी खाते में जा रहे हैं। अगर उनको सीएमशिप के तौर पर आगे रखा जाए, सीएम के चेहरे के तौर पर, तो सिर्फ 2% लोग जो हैं। तो कड़ी टक्कर यहाँ प्रियंका और जयंत के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार फिर से योगी बड़ी पसंद के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। राय साहब, यशवंत देशमुख के सवाल का जवाब भी दे दीजिए। क्या आप लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं? फिर आप ये मत कहने लगिएगा कि हमने कोरोना में ये किया वो किया। टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। सर, आप बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप जानते हैं ये बात। रूबिका जी, मैं तर्कों तथ्यों के साथ बात करता हूं। अगर कोई सोचना, देखना, सुनना न चाहे, मैं एक बार बता दूं आदरणीय यशवंत देशमुख साहब, इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कोरोना कोविड जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के यार है। मैं जेल क्यों गया था? क्योंकि मैंने पैंडेमिक एक्ट का वायलेट कर दिया था। किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर आए तो कोरोना को बहुत मोहब्बत है, उनको नहीं पकड़ता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी चल रहे हैं और जहां भी कानपुर गए थे वहां भी पुलिस ने नोटिस थमा दिया। तो जब विपक्ष निकले तो कोरोना आ जाता है। पहली बात, आदरणीय अखिलेश जी नहीं रहते। और दूसरी बात, जो मैं अब तक कहा हूं आपने सच साबित कर दिया। अगर आपके फाइल पर, आपके कंप्यूटर में आपका पिछला मार्च वाला सर्वे हो, तब से आपने लगभग 4-5% तो हमारा वोट बढ़ा दिया। तो मैं तो वही बोल रहा था जिसको आप प्रदीप सिंह अपने चश्मे से देख रहे थे। मैं वही बोल रहा था कि आप हमेशा से गलत साबित हुए हैं और चुनाव आते आते आप मजबूर हो जाएंगे कहने के लिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। और मैं उस उदाहरण भी दिया, हरियाणा का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, पंजाब का उदाहरण दिया, बंगाल का उदाहरण दिया। ओके, राय साहब, कितनी सीटें? आदरणीय अखिलेश जी ने कल कह दिया है, पार्टी कार्यकर्ता उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी और आप लोगों की कल्पना से परे बनेगी। अरे राय साहब, ये तो कोई भी सेकंड क्लास के बच्चे को भी कहेंगे ना कि तुम्हें 3 लाइनें बोलनी है कि कितने आंकड़े मिलेंगे, तो वो यही बोलेगा, पूर्ण बहुमत से सरकार हम बनाएंगे, पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हम लाएंगे। अरे मुझे एग्जैक्ट बताइए ना कितना। आप तो जमीन पर रहने वाले नेता हैं सर। आप मुझे जानते हैं, लोगों के बीच जाने वाले नेता हैं। आदरणीय रूबिका जी, मुझे वैसा आदरणीय रूबिका जी, मुझे वैसा सेफोलॉजिस्ट, वैसा भविष्यवक्ता भी नहीं बनना है जो हर जगह गलत साबित होता है आदरणीय देशमुख जी की तरह। 400 पार अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है तो समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता कमर कस लिया है। और आप अपने आंकड़े को देख लीजिए, 85% में जोड़ रहा था वो, 39%, 29%, 10%, 6%, 85% अगर उनके खिलाफ हैं। आप चाहे बेरोजगारी का मुद्दा कहें, चाहे उसके मुद्दे कहें, एक सीट का आंकड़ा बताइए ना राय साहब, कितना सीट का आंकड़ा कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है, तो राजीव राय से क्यों पूछ रहे हैं? आपके तो रिपोर्टर भी वही थे। आंकड़ा बिल्कुल मैजिकल फिगर के पास है। यही शुरुआती सर्वे बता रहा है। अभी बहुत सर्वे होंगे, अभी तो बहुत सी चीजें बदलेंगी और हम आप तक वो सब पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।